मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 से चैप्टर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, हमें सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का जो नेम है उसको एक बार अच्छे से समझ लेना जरूरी होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या पढ़ेंगे, क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सीक्वेंस के बारे में बता देता हूँ कि सीक्वेंस क्या होती है। जो सीक्वेंस होता है ये एक सेट ऑफ नंबर्स होता है अरेंज्ड इन सम डिफाइनाइट ऑर्डर एंड ऑब्टेन formed according to some rule। देखिए, एक सीक्वेंस क्या होती है, जब हम किसी नंबर्स को अरेंज करते हैं किसी डिफाइनाइट ऑर्डर में और फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल, और वो जो सीक्वेंस होती है, वो जो ऑर्डर होता है वो किसी एक रूल से फॉर्म होता है, रूल से बनता है। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको लिख के बताता हूं। जैसे मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूं, उसके बाद 3 लिख देता हूं, 8, 15, 24 इस तरह से। ये एक सीक्वेंस है। क्यों है सीक्वेंस? क्योंकि मैंने इसमें कुछ नंबर को अरेंज किया है, लेकिन ये किसी न किसी फार्मूला से फॉर्म होती है। तो इसलिए अब वो फार्मूला क्या है, वो हो सकता है आप आइडेंटिफाई कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन मैंने ये कैसे लिखा है, ये लिखा है n² - 1। n की जगह पे 1 पुट किया तो 1² - 1 0, 2 पुट किया तो 2² 4 - 1 3, 3 पुट किया 3² - 1 8, 4² - 1 15, 5² - इस तरह से मैंने ये सीक्वेंस यहाँ पे लिख दी है। तो सीक्वेंस के बारे में पता चला कि ये नंबर्स का अरेंजमेंट होता है जिनको हम किसी एक डिफाइनाइट ऑर्डर में लिखते हैं और वो किसी एक रूल से हमें मिलता है। उसके बाद आता है प्रोग्रेशन। जो प्रोग्रेशन होता है ये एक सीक्वेंस ही होती है जो किसी सर्टेन रूल को फॉलो करती है। यानी कि प्रोग्रेशन ए सीक्वेंस that follow a certain pattern, जो किसी एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करती है। देखिए, यहां पे दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, सीक्वेंस में और प्रोग्रेशन में केवल माइनर सा डिफरेंस है। मैं आपको वो डिफरेंस बताता हूं। जो सीक्वेंस होती है इसके अंदर हो सकता है हम रूल को आइडेंटिफाई ना कर पाए, या फिर इसके अंदर कोई एक कॉमन हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, कोई एक लॉजिक होता है। सीक्वेंस के अंदर यहाँ रूल की बजाय हम एक लॉजिक ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोग्रेशन में एक फिक्स रूल होता है, एक फॉर्मूला होता है जिस रूल के अकॉर्डिंग हम उसको टर्म्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए, मैं डिफरेंस क्या बताता हूँ। जैसे मैं एक सीक्वेंस का एग्जांपल लिखता हूँ जो कि प्रोग्रेशन नहीं है। ये किसी एक सर्टेन रूल को फॉलो नहीं करता है, लेकिन हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इसका लॉजिक दे सकते हैं, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, यही इसकी प्रॉपर्टी है, यही इसका रूल है। तो ये है एक सीक्वेंस, लेकिन ये प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि ये किसी फॉर्मूले को फॉलो नहीं करती है। लेकिन अगर हम प्रोग्रेशन की बात करें, जो ऊपर ये एग्जांपल मैंने लिखा था,
ये हम प्रोग्रेशन में ले सकते हैं। लेकिन सारे के सारे जो प्रोग्रेशन होते हैं वो सीक्वेंस भी होते हैं, तो इसीलिए हमने उसको सीक्वेंस का भी एग्जांपल बता दिया था। ये प्योर सीक्वेंस का एग्जांपल है, लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है, ये सीक्वेंस भी है और प्रोग्रेशन भी है। प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में यही डिफरेंस होता है कि सीक्वेंस के अंदर कोई एक प्रॉपर्टी होती है, कोई एक लॉजिक होता है, उसमें स्टैंडर्ड रूल नहीं होता है, लेकिन प्रोग्रेशन के अंदर 100% एक रूल होता है। लेकिन हम जो प्रोग्रेशन पढ़ेंगे उसमें आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें समझना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कोई भी प्रोग्रेशन है, अगर उसके नंबर्स को आप अरेंज करते हो तो ऐसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में A1 A2 A3 A4 अप टू ऐसे। जो लास्ट टर्म आएगी उसको AN से। देखिए A1 को आपने ऐसे नहीं लिखना है, ये यहां सफिक्स में है A1, और A2 ऐसे नहीं लिखना है, ना इसकी पावर बनानी है, ये A2 ऐसे सफिक्स के साथ लिख कर जाना है। तो देखिए इनको क्या बोलते हैं हम, जो A1 होता है ये फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस होती है, A2 जो होता है ये सेकंड टर्म होता है, उसी तरह A3 थर्ड टर्म, और जो AN होगा इसको nth टर्म बोलते हैं। टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा है कि कौन क्या होता है, उसके अंदर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 3 है, यहाँ पे A3 की वैल्यू 8 है, A4 की वैल्यू 15 है। तो इस तरह से हम उसकी टर्म्स को निकाल सकते हैं किसी भी सीक्वेंस में। तो अब देखिए हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है इसमें द डिफरेंस ऑफ एनी टू consecutive terms is always constant throughout। एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसके अंदर की टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम रहे, इक्वल रहे, कांस्टेंट रहे थ्रू आउट, का मतलब है पूरी की पूरी प्रोग्रेशन में। तो देखिए अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम। 2 4 6 8 10 ऐसे ही चलते चले जाएं। अब यहां पे अगर आप निकालते हो A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर हम अगर A3 माइनस A2 निकाले, A3 में से A2, तो 6 माइनस 4 ये भी 2 आ जाएगा। आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म निकालो, जैसे ये है 1 2 3 4, A4 A5 माइनस A4 अगर आप करें तो 10 माइनस 8 ये भी आएगा। अगर इससे आगे और कोई टर्म होती, अब उनका भी अगर आप डिफरेंस करते तो सभी का डिफरेंस 2 आता, यानी कि इनका डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। A2 माइनस A1 है, A3 माइनस A2 इक्वल है A4 माइनस A3, इस तरह डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे डिफरेंस इक्वल है। तो सो इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको AP पढ़ सकते हैं। तो इसलिए क्या है AP। और जो इनका डिफरेंस आता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये डिफरेंस सभी में कॉमन आता है। तो कॉमन डिफरेंस जिसको हम D से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा D हो जाएगा। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो पूरी की पूरी सीक्वेंस के अंदर, पूरी की पूरी प्रोग्रेशन के अंदर वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और जो डिफरेंस आता है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है किसी भी AP की, तो जैसे यहाँ पे A5 है, अगर आपको A6 निकालना है तो A5 में D को ऐड कर देना है। फिर अगर A7 निकालना है तो A6 में D को ऐड कर देना है, यानी कि उससे पहले वाली टर्म में अगर आप D को ऐड करते रहेंगे तो उससे अगले वाली टर्म आपकी चली जाएगी। तो देखिए एक्सरसाइज के हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब
एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं, जहां पे आपको चेक करना बताया जाएगा कि चेक कीजिए कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका एपी, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, या फिर उससे अगली टर्म जो यहाँ पे दी गई है उनसे अगली टर्म कैसे आपको फाइंड आउट करनी है, ये सब हम एक्सरसाइज 5.1 में स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। यहाँ पे है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare for first kilometer is ₹15 and ₹8 for additional kilometer। हमें ये चेक करके बताना है कि क्या ये जो सीक्वेंस बनेगी नंबर्स की, क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो उसके लिए देखिए हमें जो पता है फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹15। अगर कोई आदमी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस टैक्सी से कवर करता है तो उसको 15 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन अगर उससे आगे डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो अगले किलोमीटर के लिए उसका जो फेयर है वो 8 रुपए है, यानी कि फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स वो रहेगा ₹15। तो 15 तो आ गया फर्स्ट किलोमीटर का, और उसमें 8 और ऐड हो गया, यानी कि ₹23। यानी कि अगर कोई 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको 23 रुपए का फेयर देना पड़ेगा। एंड फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स दैट इज रुपीज, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 और अगले जो 2 किलोमीटर हैं उनके लिए 8 के हिसाब से किराया लगेगा, यानी कि 31 रुपीज पे करने पड़ेंगे। इसी तरह से आगे जितने भी डिस्टेंस आएंगी उन सभी के लिए ये फेयर बनते हैं। हमें बताना है कि क्या ये एक भी बनती है। तो हमें पता चल गया कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस इज 15, 23, 31 ... ऐसे ही। अब हम यहाँ पे निकालते हैं A2 minus A1। A2 minus A1 means 23 minus 15 that is 8। अगेन A3 minus A2 निकालते हैं, वो 31 minus 23 है, ये भी 8 आएगा। अगर इससे आगे A4 minus A3 निकालेंगे वो भी 8 आएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे A3 minus A2 इक्वल है A2 minus A1 and which is equal to 8। तो so it is an AP। अगर ये डिफरेंस इक्वल आ जाएगा तो ये एक एपी है, अदरवाइज ये एपी नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए अब है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर ईच टाइम। देखिए जो सिलेंडर है उसके अंदर जितना एयर का वॉल्यूम बचेगा आफ्टर व्हेन ए वैक्यूम पंप, जब एक वैक्यूम पंप हर बार 1/4 ऑफ एयर को रिमूव कर देता है तो उसके बाद जितनी एयर बचेगी क्या वो एपी में बचेगी, वो हमें चेक करना है। हम लेट कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इनिशियली इन सिलेंडर। मान लेते हैं स्टार्टिंग में सिलेंडर में V वॉल्यूम था एयर का। अब वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट पंप। जो ये वैक्यूम पंप है ये 1/4 एयर को रिमूव कर देगा, तो अब उसके अंदर पहला पंप जब वो लगेगा यानी कि 1/4 एयर रिमूव हो जाएगी, तब कितनी एयर बचेगी, टोटल थी V, लेकिन V/4 इसका 1/4 पार्ट रिमूव हो गया तो इतनी एयर बच जाएगी, उसमें से रिमूव होने वाली माइनस होगी। तो एलसीएम लेंगे 4, तो ये 4V माइनस V यानी कि 3V/4। फर्स्ट पंप के बाद इतना एयर बच गया उसके अंदर। अब वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर सेकंड पंप, जब सेकंड पंप लगेगा तो कितना बचेगा। देखिए फिलहाल उसके अंदर 3V/4 है, इसमें से माइनस हो गया इसका 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ 3
3v/4, इसका 1/4 पार्ट रिमूव हो गया। तो देखिए एलसीएम आएगा 4 4 जा 16, अब 4 4 जा 16, 4 3 जा 12v माइनस यहाँ पे ये 3v यानी कि 9v/16। तो अब इतनी है, देखिए स्टार्टिंग में v थी, एक पंप के बाद इतनी होगी, अब इतनी बची है। तो सीक्वेंस क्या बनेगी? सीक्वेंस इज स्टार्टिंग में v, उसके बाद फर्स्ट पंप लगा तो बच गया 3v/4, फिर सेकंड पंप लगा तो बच गया 9v/16 एंड सो ऑन, इसी तरह का रहेगा। अब हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं, तो हम A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो 3v/v 3v/4 माइनस v, एलसीएम आएगा 4, देन 3v माइनस 4v, तो ये बचेगा माइनस v/, उसके बाद A3 माइनस A2 निकालते हैं, ये A3 ये A2, यानी कि 9v/16 माइनस 3v/4। तो एलसीएम लेते हैं, 16 आएगा तो ये 9v माइनस 4 4 जा 4 3 जा 12v, तो ये बचेगा माइनस 3v/16। तो यहाँ पे माइनस v/4 आया और वहां पे माइनस 3v/16, यानी कि A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, देन सो इट इज नॉट एन, तो इसलिए ये एक AP नहीं है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक आपको अप्लाई करके चलना है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका थर्ड पार्ट, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिगिंग एक वेल दिया गया है। किसी कुएं को खोदने के लिए फर्स्ट मीटर की डिस्टेंस को डिग करने का कॉस्ट ₹150 है, और उसके बाद जितने भी किलोमीटर बढ़ते जाते हैं उनका कॉस्ट ₹50 बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अगर 1 मीटर डिग करना है तो कॉस्ट है ₹150, अगर 2 मीटर डिग करना है तो जो फर्स्ट मीटर है उसका तो 150 है, लेकिन अगले 1 किलोमीटर का ₹50 और बढ़ गया, यानी कि ₹200 हो जाएगा। अगर 3 मीटर डिग करना है तो भाई 1 मीटर का तो ₹150, 2 के लिए 50 और 3 के लिए फिर से 50, यानी कि ₹250। तो हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगी 150, 200, 250 एंड सो ऑन। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 50 का आएगा, तो ये AP बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका फोर्थ पार्ट बचता है वो आप खुद ट्राई करेंगे कि वहां पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ईयर जो है उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, सेकंड ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा, थर्ड ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा, और उसके बाद A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 चेक करके देख लेना, वो इक्वल वहां पे नहीं मिलेंगे, तो फोर्थ पार्ट AP नहीं होगा। वो आप खुद ट्राई करेंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उसको भी जरूर सॉल्व किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।